बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कोरोना की वबा की वजह से क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां चल रही हैं तो सारे खैर से घर में मौजूद होंगे और महफूज होंगे इंशाअल्लाह। तो कोरोना की छुट्टियों की वजह से अब मुझे भी थोड़ी बहुत फुर्सत मिल चुकी है कि मैं भी ऑनलाइन लेक्चर्स को जो है वो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए कि जो अब स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं वेलकम करूँगा अपनी इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो बेशतर स्टूडेंट ने मेरे जो पीछे मैंने नेक्स्ट के 5 चैप्टर जो हैं वो उसकी लेक्चर्स रिकॉर्डेड अपलोड कर दिए हैं। तो उम्मीद है वो सारे आप देख रहे होंगे। लेकिन एक इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब यूट्यूब पे जाकर वो मेरी उर्दू लेक्चर्स को बायोलॉजिकल लेक्चर्स को सर्च करते हैं तो मेरी एक वीडियो जो उनके सामने आती है जो वायरल हो चुकी है, तो वो वीडियो देखने के बाद उनको नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स नहीं मिलते, उन्हें पता नहीं होता कि वो कैसे करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मेरा पहला वीडियो लेक्चर देख लें उसके बाद आपको अगर नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा तो आप मेरे चैनल पे जाएं, वहाँ पे जा उसको ओपन करें, आपको वहाँ पे तमाम लेक्चर्स की वीडियोस तरतीब के साथ मिल जाएंगी, तमाम चैप्टर की लेक्चर्स की वीडियो तरतीब के साथ मिल जाएंगी। तो आप सब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली मेरे उस वीडियो को पहली वीडियो देखने के बाद उस चैनल को ओपन कर लिया करें, तब आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत से स्टूडेंट्स को ये मुश्किल पेश आ रही है कि सर नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा, नेक्स्ट लेक्चर नहीं मिल रहा, हालांकि मेरे चैनल के ऊपर तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और उसके बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मेरी पहली वीडियो को अब तक तकरीबन कोई 15,000 लोग स्टूडेंट देख चुके हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो है वो बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें। जब आप अगर मेरी वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ जाए, आपको समझ आ जाए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो आज हम अपने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे जो कि एंजाइम के बारे में है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम का हमारी लाइफ में क्या किरदार है, ये कैसे काम करते हैं और कैसे हमारी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। एंजाइम के बारे में अगर हम बात करें तो कहते हैं कि अगर मैं एंजाइम की तारीफ करूँ तो आपकी बुक में जो तारीफ है वो उसमें ये लिखा गया है कि एंजाइम वो बायोलॉजिकल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है जो कि आपके जिस्म में जाकर जो कीमियाई तामुलात होते हैं उनको तेज़ कर देते हैं। यानी एंजाइम का काम ये होता है कि जो हमारे जिस्म के अंदर कीमियाई तामुलात हो रहे होते हैं ये उनकी रफ्तार को तेज़ कर देता है। तो एक रफ्तार को वो तेज़ करेगा, दूसरा खुद उसमें एंजाइम जो होता है वो तब्दील नहीं होता, यानी उसका जो यूँ समझ लें रिएक्शन तो करवाएगा लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल होने को दोबारा से और रिएक्शन करने के लिए वो तैयार हो जाता है। एंजाइम का ये किरदार है। तो मैं आपको एक देसी मिसाल दूँ जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को देते रहता हूँ कि एंजाइम की आप एग्जांपल यूँ ले लें कि एंजाइम मैं फीमेल को यहाँ पे सारी फीमेल को मेंशन नहीं कर रहा, लेकिन एक जो आम है एक सोच, तो कहते हैं कि एक फीमेल जो है ना वो 2 घरों में यानी कि एक घर की औरत की बातें दूसरी घर की औरत की उसकी दुश्मन को जाके बता देती है कि इसके फलां मसला उसका फलां मसला है। अभी वो क्या करती है, वो एक औरत 2 औरतों के दरमियान झगड़ा करवा देती है, 2 औरतों के दरमियान झगड़ा हो गया, उसके बाद फिर खुद साइड हो जाती है, फिर और घरों की में क्या कर झगड़ा करने में लग जाती है। ठीक है, तो यूँ समझ लें एंजाइम का काम भी यही होता है कि एंजाइम जाता है, रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन करने के बाद फिर अलग हो जाता है, फिर और रिएक्शन करवाने के लिए चला जाता है। यानी एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन में ख़त्म नहीं होता, वो तब्दील नहीं होता, बल्कि रिएक्शन करवा के दूसरे लोगों में 2 लोगों के दिमाग झगड़ा करवा के खुद साइड हो जाता है। तो एंजाइम का एक रोल यही है, एक किरदार है जो हमारे जिस्म के अंदर वो तामुलात करवाता है, रिएक्शन करवाता है, उसके बाद खुद साइड हो जाता है। फिर यानी ये यूज़ अगेन एंड अगेन ये एंजाइम बार बार इस्तेमाल होता रहता है। तो क्या कहते हैं कि एंजाइम को कहते हैं कि ये एक बायो कैटलिस्ट भी है। बायो कैटलिस्ट को इसी तरह से कैटलिस्ट कहते हैं, कैटलिस्ट कर देना, किसी भी अमल को तेज कर देना। तो एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शंस को तेज करता है, जानदारों के अंदर इसका किरदार होता है, तो इस वजह से इसको बायो कैटलिस्ट भी कहते हैं। ये एंजाइम की तामुलात का मेन कंसेप्ट आपको मैं समझाने के लिए बताऊंगा कि हमारी जो लाइफ है, हम जो
लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, हमारी लाइफ ये तमाम की तमाम रोज़मर्रा रिएक्शन पे डिपेंड करती है। यानी अगर मैं यहाँ पे ठहरा हुआ हूँ तो जो भी मैंने बोला, जो भी मैंने बातें की, ये सारे के सारे कैसे जो है वक़ूफ़ पज़ीर हुए कि मेरे जिस्म के अंदर मुसलसल तामुलात हो रहे हैं, कीमियाई तामुलात हो रहे हैं। उसके नतीजे में कि मैं बोल पा रहा हूँ, मेरे हाथ हरकत कर रहे हैं, मेरे जो दिमाग है वो काम कर रहा है, ये सारे के सारे तामुलात हो रहे होते हैं। और ये जो तामुलात हो रहे हैं, ये जो कीमियाई तामुलात हमारे मेरे जिस्म के अंदर हो रहे हैं, या हम तमाम जानवर के जिस्म में हो रहे होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी की बका के लिए हो रहे होते हैं, जिंदा रहने के लिए हो रहे होते हैं। तो हम कहते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म की जामे तारीफ क्या होगी कि वो कीमियाई तामुलात या वो बायोकेमिकल रिएक्शन, वो बायोलॉजिकल तामुलात जो किसी भी जानदार के अंदर उसकी ज़िंदगी की बका के लिए हो रहे होते हैं, हम उनसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, ये जो तामुलात होते हैं, इसी तामुलात को तेजी से चलाने के लिए इन्हीं का किरदार होता है। इनका किरदार होता है, इंसान का किरदार होता है। मैं आपको ये बता दूं, विदाउट इंसान देयर इज नो लाइफ। इंसान के बगैर जिंदगी है ही नहीं, या फिर जिंदगी इतनी स्लो हो जाएगी कि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में काम नहीं कर सकेंगे। नतीजे में हम ये ज़मीन पर लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर सकेगी। तो इंसान का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म को मैंने आपको बता दिया कि वो ये कीमियाई तामुलात होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर जिंदगी की बका के लिए हुए होते हैं। तो मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। अब इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में ये होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक हो गया, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, और इसे क्या हम क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म कहेंगे। इसकी मिसाल मैं आपको फोटोसिंथेसिस दे सकता हूँ। फोटोसिंथेसिस की मिसाल आप दे सकते हैं, क्योंकि जब अगर आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस करते वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, पानी को इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, वो बना देते हैं। तो ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल बन चुका है, यानी अब ये एक एनाबॉलिज्म का प्रोसेस है। फिर दूसरा प्रोसेस जो है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म का उलट है, यानी कि फिर क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल को तोड़कर हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बना देते हैं। तो वो क्या होता है, कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में आप रेस्पिरेशन को ले सकते हो। कैटाबॉलिज्म में आप रेस्पिरेशन को ले सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में हम इसी ग्लूकोज को तोड़ते हैं, उससे एटीपी निकलते हैं और उससे हमारी एनर्जी बनती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो तामुलात हैं ये कैटाबॉलिज्म का है, और ये फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म के नतीजे में होते हैं। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये जो दो तामुलात हैं कि छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाए, फिर उसके बाद बड़े मॉलिक्यूल टूटे और जो है छोटे मॉलिक्यूल बने। तो याद रखना स्टूडेंट, ये जो तामुलात होते हैं इन सब के अंदर किसका किरदार होता है, एंजाइम का किरदार होता है। अगर एंजाइम ना हो तो ये तमाम के तमाम रिएक्शन जो हैं वो स्लो हो जाएंगे और हमारी जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगी। तो एंजाइम का हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत किरदार होता है। आगे चलते हैं। कहा जाता है कि कोई अगर रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी का बहुत किरदार होता है। कि एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किसी भी एंजाइम के किसी भी रिएक्शन के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। अब वो एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी की तारीफ ये है कि वो कम से कम तमन्नाई जो किसी भी कीमियाई तामुल को शुरू करने के लिए जरूरी होती है। अब होता क्या है कि अगर कोई रिएक्शन एंजाइम के बगैर हो रहा है तो उसमें रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। तो नतीजे में हमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमारा रिएक्शन भी स्लो हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी की दरकार ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम जब किसी भी रिएक्शन में शामिल होते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत कम से कम पड़ जाती है। कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से एंजाइम आते हैं और एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत हमें नहीं पड़ती और हमारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। आप बुक के अंदर देखिए, एक साइड में एक पिक्चर बनी होगी कि एक लड़का है, वो एक बड़े से पत्थर को ऊपर की तरफ धकेल रहा है। आप गौर करें कि जब वो ऊपर की तरफ धकेल ऊपर चोटी तक ले जाता है, पीक पर ले जाता है, तो उसके बाद जब वो छोड़ता है ऊपर से नीचे की तरफ तो आगे पर खुद चला जाता है। यानी अब उसको एक स्टार्टर चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, दूसरे उसमें धक्का चाहिए। जब उसको धक्का लगेगा आगे वो खुद ब खुद सारा काम करेगा।
तो एंजाइम का भी काम यही होता है, ठीक है। एंजाइम क्या करते हैं, अब देखें एक रिएक्शन को, एक जो पत्थर, एक लड़का वो पत्थर फेंक रहा है, तो दरअसल वो एक रिएक्शन को शुरू करना चाह रहा है। अब उसको उस रिएक्शन को शुरू करने के लिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ रही है, उसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर हम फिर यहाँ पे एक एंजाइम डाल दें, ठीक है, तो एंजाइम जाएगा, वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, नतीजे में जो पत्थर होगा वो तेजी से ऊपर जाएगा और आगे से रिएक्शन तो वापस स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम से कम कर देते हैं, जिससे हमारे जो तामुलात होते हैं वो आसान हो जाते हैं, उनका रिएक्शन जो होता है वो आसान हो जाता है और तेज हो जाता है, ठीक है बेटा। अब एंजाइम जो है वो दो तरीके से मुख्तलिफ तरीकों से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक तो वो सबस्ट्रेट की नोयत को चेंज कर देते हैं। सबस्ट्रेट का मैं आपको यूं बताऊं कि एंजाइम जो है वो जब एंजाइम आपस में तामुल करते हैं तो दो चीजें उसमें शामिल होती हैं। एक होता है सबस्ट्रेट मेन जो है, इसका मैं आपको यूं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। अब देखिए बेटा, ये जो है इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट और इसे हम कहते हैं एंजाइम। और ये सबस्ट्रेट अगर इसके अंदर फिट होता है, इस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट। जो क्या कहते हैं एक्टिव साइट। अब जब ये सबस्ट्रेट यहाँ पर एंजाइम के साथ आकर ऐसे जुड़ता है, किसकी वजह से, एक्टिव साइट की वजह से, तो ये सबस्ट्रेट की तब्दील हो जाता है प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट वही चीज होती है जो हमें हासिल होती है रिएक्शन के बाद, जिसको हमने बाद में इस्तेमाल करना होता है। तो ये फिर यही सबस्ट्रेट जब इसके साथ आकर जुड़ता है तो फिर ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट जो है दरअसल हमारा फाइनल चीज होती है जो हमें चाहिए होती है। तो कहते हैं कि जब एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है एंजाइम, तो कैसे कम करता है वो एंजाइम इस सबस्ट्रेट की या तो इसी सबस्ट्रेट को जाकर चेंज कर देता है, इस सबस्ट्रेट का तब्दील कर देता है, या जिस मॉलिक्यूल से, जिस कीमियाई तरतीब से ये सबस्ट्रेट बने होते हैं उसकी कीमियाई तरतीब को तब्दील करके रिएक्शन करवा देता है, जिससे एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार जो होती है वो कम हो जाती है। तो एक चार्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ पे चार्ट नहीं सॉरी ग्राफ बना हुआ है किताब के अंदर, आप वो देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन पर भी वो मैं आपको ग्राफ दिखा दूँ कि एक लाइन जो होती है जो एक रिएक्शन हो रहा है जो एंजाइम के बगैर हो रहा है, तो आप देखेंगे ग्राफ बहुत ऊपर तक जा रहा है कि वहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार ज़्यादा हो रही है, और जब एंजाइम डाल दिया गया तो आप देखेंगे ग्राफ नीचे आ गया, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार अब क्या हो रही है, ऐसा ऐसा कम हो रही है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये बस सब क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंजाइम जो हैं वो हमारे जिस्म में कहाँ पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट देखें, एंजाइम जो हैं वो सेल के अंदर भी काम करते हैं और सेल के बाहर भी काम करते हैं। जब हम देखते हैं कि एंजाइम सेल के अंदर काम कर रहे हैं तो उन एंजाइम हम कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम, यानी जो सेल के अंदर काम करें। और उसकी में जो एंजाइम होते हैं ये वही रेस्पिरेशन वाले एंजाइम होते हैं। ये रेस्पिरेशन जो होती है वो सेल के अंदर हो रही होती है, तो इनको हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन वाले एंजाइम हैं वो कौन से हैं, इंट्रासेलुलर एंजाइम में कहते हैं। और एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम वो एंजाइम होते हैं जो सेल के बाहर काम करते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूँ कि हमारे स्टमक के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये सेल के बाहर आकर काम करता है, तो उन एंजाइम को हम एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम कहते हैं। उम्मीद स्टूडेंट आपको ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो टॉपिक आ जाता है एंजाइम के पास, जिसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम की खसूसियात। तो एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट थे वैन हेलन कोने। वैन हेलन कोने ने एंजाइम को दरियाफ्त किया था और उन्होंने ये बताया था कि एंजाइम जो है उसकी जो शक्ल है वो गोल है, ग्लोब्यूल है,
ठीक है, यानी कि वो गोल शक्ल के होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गोल होने के साथ साथ ये 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 रुख होते हैं, 3 डायमेंशनल, जिनकी 3 सिमतें हों, ठीक है, तो उनकी साख जो 3 डायमेंशनल होती है इसकी एंजाइम की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, और आपको पता है कि प्रोटीन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है, अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। दूसरा, एंजाइम की रिएक्शन की अगर हम बात करें, रफ्तार की मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जो एंजाइम जो कीमियाई तामुलात एंजाइम के बगैर हो रहे होते हैं और वो तामुलात जो एंजाइम के साथ हो रहे होते हैं, तो जो तामुलात जो कीमियाई तामुलात एंजाइम के साथ हो रहे हैं वो बगैर एंजाइम वाले तामुलात से लाखों गुना तेज होते हैं। यानी फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि वो कीमियाई तामुलात जो एंजाइम के साथ हो रहे हैं वो बगैर एंजाइम के तामुलात वाले से लाखों गुना क्या होते हैं बेटा, तेज होते हैं। और उसके साथ वो कहते हैं कि एंजाइम का जो रिएक्शन होता है वो सबस्ट्रेट की नोयत के लिए होता है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट चकोर है, ठीक है, तो फिर एंजाइम भी चकोर वाले ही सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा। तो ये अब यहाँ भी ही पहचान होती है कि सबस्ट्रेट की नोयत जैसी होगी। अगर यहाँ पे ये सबस्ट्रेट नोकीला है तो यहाँ पे नोकीली एक्टिव साइट होगी तो रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो ये भी एक खुसूसियत है कि सबस्ट्रेट की नोयत के लिहाज से क्या होते हैं, रिएक्शन होते हैं। दूसरा, एक और एक्टिव साइट जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, ये एक्टिव साइट होती है, ये भी सबस्ट्रेट की पहचान करती है। तो एक्टिव साइट का भी बहुत बड़ा किरदार होता है, जो इसको हम कहते हैं कि ये रिएक्शन की जगह है। एक्टिव साइट क्या है, रिएक्शन की जगह है, यहाँ पर असल रिएक्शन होता है। यानी कि जब ये एक्टिव साइट मैच कर जाती है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ, तो रिएक्शन होता है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कहते हैं कि बाज़ वक़्त अगर हमने एंजाइम से हमने काम ले लिया है, अब एंजाइम के उस काम को खत्म करना है, तो हम क्या कर देते हैं, उस कीमियाई तामुलात के अंदर इनहिबिटर को डाल देते हैं। इनहिबिटर का काम ये होता है कि ये जाकर एंजाइम के काम को रोक देते हैं या एंजाइम के या स्लो कर देते हैं, ठीक हो गया। तो इनहिबिटर ये करते हैं। फिर अगर एंजाइम को दोबारा से हमने उसे काम लेना है तो उसके अंदर हम एक्टिवेटर डाल देंगे, तो एक्टिवेटर जाकर एंजाइम को दोबारा से एक्टिव कर देंगे और एंजाइम अपने तामुलात को शुरू कर देंगे। यानी इन्हीं के जरिए भी हम एंजाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि बाज़ औक़ात एंजाइम जो होते हैं, वैसे तो एंजाइम प्रोटीनस हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात एंजाइम को नॉन प्रोटीन, बगैर प्रोटीन के बने हुए कंपाउंड की भी जरूरत पड़ती है अपना काम करने के लिए। तो वो जो नॉन प्रोटीनस होते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं इसके एंजाइम के, उनको हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोफैक्टर कहते हैं। अब ये कोफैक्टर 2 टाइप्स के हैं, एक है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और एक है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक की बात करें तो उसमें मेटल्स आयंस आ जाते हैं, ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है। और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में फ्लूइन आ जाता है, हीम आ जाता है। याद रखना बेटा, ये जो है ये इनको बात पर ऑब्जेक्टिव ये पूछ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर की मिसालें, तो वो ये यहाँ पे मौजूद हैं, लिखते हैं आप इनको लाजमी याद कर लेना है। वैसे तो पूरा टॉपिक अहम है, मैंने इसके अंदर मेन जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं और पूरा टॉपिक के साथ डिस्कस कर दिया है। फिर कहते हैं कि जब एंजाइम ऑर्गेनिक कोफैक्टर के साथ मजबूती से जोड़ बनाते हैं तो वो प्रोस्टेटिक ग्रुप कहलाता है, और अगर कमजोर जोड़ बनाते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम की मिसाल हम विटामिन के तौर पर लेते हैं, विटामिन जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए जरूरी होते हैं। उसके बाद लास्ट वन है जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक सिस्टम कहते हैं। ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है, लास्ट एक खास है इसका एंजाइम का। मेटाबॉलिक सिस्टम में क्या होता है, मेटाबॉलिक सिस्टम में आपको ये बताऊं कि फर्ज करें एक तामुल हो रहा है, तो एक वक्त में एक तामुल नहीं हो रहा, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है, तो ये एक मेटाबॉलिक सिलसिला बन रहा है। अब क्या होगा कि एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट के साथ तामुल किया, उसका प्रोडक्ट बनाया। अब जो उसका प्रोडक्ट बना तो वो उसका प्रोडक्ट दूसरे एंजाइम के सबस्ट्रेट के तौर पर बन जाएगा और दूसरा एंजाइम उसको सबस्ट्रेट के तौर पर ले लेगा, फिर वो उसी सबस्ट्रेट को फिर किसमें तब्दील करेगा, प्रोडक्ट में तब्दील करेगा, फिर दूसरे का प्रोडक्ट तीसरे का भी सबस्ट्रेट बन जाता है। इसी तरह एक सिलसिला चल पड़ता है, एक मेटाबॉलिक सिलसिला चल पड़ता है, तामुलात का सिलसिला चल पड़ता है, तो एक रिएक्शन पे रिएक्शन होता जाता है। इस अमल को हम कहते हैं
मेटाबोलिक सिलसिले। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है, क्योंकि फिर मुझे बाद में अपलोड करने में मसला होता है। मुझे अपना फीडबैक लाजमी दे दिया करें कि आपको लेक्चर समझ आया है कि नहीं है, कमेंट लाजमी कर दिया करें। और अगर मेरा लेक्चर समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।